तो आज हम एक बेहद गहरे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले एहसास पर बात करने जा रहे हैं, निराशा। निराशा। हमारे पास जो स्रोत है वो है निराशा, अंतिम चाल। ये बहुत ही भावनात्मक, एक तरह से निजी अनुभव का बयान लगता है। हाँ, ये कोई कहानी या लेख जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी के अंदर की आवाज हो, मतलब कोई अपने सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों को शब्द दे रहा हो। सही। इसकी शैली भी थोड़ी, आप कह सकते हैं, गंभीर, रहस्यमयी है। जैसे कोई पुरानी डिटेक्टिव कहानी सुन रहे हो, धीमी, गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली। बिल्कुल, वो नोआर वाली फील है इसमें। हाँ, वही। तो हमारा मकसद है कि इस अनुभव की गहराइयों में उतरे, समझें कि निराशा की ये तस्वीर हमें इंसान के अंदरूनी संघर्ष के बारे में क्या सिखाती है। हाँ, और ये स्रोत ना हमें सतह से काफी नीचे ले जाता है। यहाँ भारी हार जीत वो सब पीछे छूट लाता है। अच्छा। और सारा ध्यान अंदर के द्वंद पर आ जाता है। ये उस एक पल को पकड़ता है जब इंसान को लगता है कि बस सब खत्म, कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ, जब उम्मीद पूरी तरह दम तोड़ चुकी होती है। स्रोत की शुरुआत ही इसी विचार से होती है कि असली जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। जैसा इसमें कहा गया है, आखिर में सबसे बड़ा दुश्मन निकला खुद उसका अंदर। ओह, ये तो बहुत वजनदार पंक्ति है। हाँ, और मुझे लगता है ये हमारी पूरी चर्चा की नींव रखती है। बिल्कुल। तो स्रोत हमें सीधे एक बहुत उदास, बोझिल मंजर में ले जाता है। अंधेरी रात है, बारिश में डूबी हुई, हाथ में एक और ठुकराव का खत है, एक और रिजेक्शन। हाँ, और मन के अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही है, तुम कुछ भी नहीं हो। उफ। स्रोत इसे कुछ ऐसे बयान करता है, रात बारिश में भीगी थी, उसने बिल्डिंग का डोर बंद किया और हाथ में एक और रिजेक्शन। उसके दिल ने बस इतना सुना, you're nothing। ये महसूस किया जा सकता है पढ़ते हुए भी। हाँ, और ऐसा लगता है जैसे शहर की खामोशी भी, वो भी मजाक उड़ा रही है। एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है, सिगरेट बुझ रही है, ये सब मिलकर एक गहरी हताशा का चित्र बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। ये बारिश, ये टिमटिमाती रोशनी, सिगरेट की बुझती लौ, हाँ। ये सब उस व्यक्ति के अंदर जो चल रहा है ना, उसी का आईना है। अच्छा। ये बाहरी दुनिया के तत्व असल में अंदरूनी तूफान को दिखा रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। और अस्वीकृति का दर्द कितना गहरा है, ये तब पता चलता है जब वो किरदार खुद से पूछता है। क्या पूछता है? मेरे जैसा इंसान जिसमें सब कुछ था, जिसमें काबिलियत थी, जिसमें नियत थी, उसका अंजाम ये। यानी ये सिर्फ एक असफलता पर दुख नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी पूरे वजूद पर, अपनी योग्यता पर, अपनी नियत तक पर सवाल उठाने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो पल है जहाँ बाहरी दुनिया की चोट एक गहरे अंदरूनी संकट में बदल जाती है। सही कहा। और ये स्रोत अस्वीकृति को, मतलब रिजेक्शन को, बहुत गंभीरता से लेता है। इसे महज एक घटना नहीं मानता। स्रोत कहता है, हर रिजेक्शन एक छोटा सा मौत है। It kills the part of you that still hopes। हर इनकार एक छोटी सी मौत। हाँ, जो आपके अंदर उम्मीद जगाए रखने वाले हिस्से को ही मार देता है। ये बहुत गहरी बात है। और ये स्रोत इस कड़वी सच्चाई की तरफ भी इशारा करता है कि जिंदगी सिर्फ काबिलियत का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें संयोग, किस्मत, या कहें कि संभावना का भी बहुत बड़ा हाथ है। This is not a game of skill, this is a game of probability। ये मानना मुश्किल होता है कई बार। हाँ, खासकर उनके लिए जो पूरी तरह मेहनत और काबिलियत पे यकीन रखते हैं। और इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए कितना गहरा बताया गया है। स्रोत कहता है कि इस मोड़ पर तुम्हारे अंदर का हीरो मर जाता है। अंदर का हीरो मर जाता है? हाँ, और उसकी जगह एक फिलोसोफर पैदा होता है। अच्छा। वो जज्बा जो लड़ना चाहता था, वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो दम तोड़ देता है और उसकी जगह एक ऐसा विचारक जन्म लेता है जो दुनिया की कठोर सच्चाइयों पर गौर करने लगता है, नाउम्मीदी पर। स्रोत इस बात को बहुत बेबाकी से कहता है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मतलब? बीइंग अ गुड पर्सन इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये दुनिया तुम्हारे मॉरल कंपास पे नहीं चलती। ये दुनिया आपके नैतिक पैमाने पर नहीं चलती। बिल्कुल। आपने कुछ गलत नहीं किया तो क्या ये दुनिया आपके सही गलत के हिसाब से नहीं चलती। ये उस पीड़ा को दिखाता है जब कोई अपनी तुलना उन लोगों से करता है जो शायद कम गंभीर थे जिंदगी में। हाँ, जिन्होंने मस्ती की, मजे लिए और आज वो खुश नजर आते हैं। और तुम, जिसने पूरी जिंदगी सीरियसली बिताई, और तुम्हें मिला क्या? नथिंग, कुछ नहीं। और यहाँ भाषा देखिए, बहुत सीधी, कड़वी
बल्कि चौंकाने वाली है। मदरफक्कर जैसे शब्द का इस्तेमाल, हाँ, ये काफी तीव्र है। ये दिखाता है कि किरदार किस हद तक टूट चुका है, उसका गुस्सा, उसकी निराशा कितनी ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे सारी सामाजिक परतें उतर चुकी हैं। हाँ, ये अंदरूनी विस्फोट जैसा है। बिल्कुल। निराशा के स्वभाव के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में स्रोत एक बहुत अहम बात कहता है। क्या है वो? होपलेसनेस की सबसे बड़ी बात ये है, ये तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें धीरे धीरे खा जाता है। ये एक झटके में खत्म नहीं करती। नहीं, दीमक की तरह धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। और फिर ये उस भयानक एहसास पर सवाल उठाता है। क्या तुमने कभी फील किया है वो मोमेंट जब तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी चल रही है पर अंदर से तुम मर चुके हो? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बेचैन करने वाला है ना? हाँ, ये निराशा के उस धीमे अंदर तक रिसने वाले जहर को दिखाता है। ये अचानक आई बाढ़ नहीं, बल्कि धीरे धीरे चढ़ता पानी है जो सब डुबो देता है। और ये उस सवाल से जुड़ता है जो स्रोत के अनुसार उस रात बारिश की हर बूंद पूछ रही थी। क्या सवाल था वो? अब क्या? जब कुछ नहीं बचा तब तुम क्या करोगे? अब क्या? ये चरम बिंदु है। हाँ, जहाँ इंसान को लगता है कि वो दुनिया से नहीं हारा बल्कि खुद से हार गया। तुम सोचते हो तुमने दुनिया को जीत लिया, और एक दिन तुम्हें समझ आता है तुम तो खुद से ही हार गए हो। शायद ये खुद से हार जाने का एहसास ही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है ना? हाँ, क्योंकि फिर कहीं और देखने की गुंजाइश नहीं बचती। इस गहरी निराशा और आत्म पराजय के एहसास के बीच इस अंदरूनी सफर में एक मोड़ भी आता है। अच्छा। स्रोत एक बूढ़े व्यक्ति का जिक्र करता है जो कभी किसी बार के कोने में मिला था। उस बूढ़े ने एक बात कही थी जो उस वक्त शायद मजाक लगी होगी। क्या बात? लेकिन अब उस भीगी रात में, उस हताशा के पल में, वो बात एक तेज धार वाले खंजर की तरह चुभ रही है। ऐसी क्या बात थी वो? उसने कहा था, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किसी और को दुख देना नहीं है, सबसे बड़ा पाप है अपनी रूह को खुद ही जिंदा दफनाना। अपनी रूह को खुद ही जिंदा दफनाना। हाँ, अपनी ही आत्मा को जीते जी दफन कर देना। इन शब्दों का वजन उस अंधेरी रात में कहीं ज्यादा महसूस होता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दुनियावी पापपूर्ण से आगे की बात है। ये खुद के प्रति जिम्मेदारी की बात है कि अपनी अंदरूनी आग को बुझने न दिया जाए। हाँ। और ये बाहरी सलाह उस अंदरूनी कश्मकश को और तेज कर देती होगी। किरदार सोच रहा होगा, क्या वो अपनी रूह जिंदा दफन कर रहा था? क्या वो बस एक चलती हुई लाश बन गया था? बिल्कुल। लेकिन फिर ठीक इसी उधेड़बुन के बीच एक और आवाज उभरती है। कहाँ से? ये आवाज बाहर से नहीं आती, न शहर से, न आसमान से, सीधा उसके अंदर से। अंदर से? हाँ, एक बहुत धीमी सी फुसफुसाहट, लगभग अनसुनी सी। तू अभी भी चल रहा है। तू अभी भी चल रहा है। मतलब अभी गेम खत्म नहीं हुआ। मतलब अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये उम्मीद की कोई बड़ी किरण नहीं लगती। नहीं, बड़ी किरण नहीं है, पर शायद हार न मानने की जिद की एक महीन सी आवाज है। हाँ, एक याद दिलाने वाली आवाज की जब तक सांस चल रही है, जब तक कदम चल रहे हैं, तब तक खेल बाकी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत निराशा को सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव तक ही नहीं रखता। अच्छा, और क्या है? वो इसे एक बड़े दायरे में रखकर भी देखता है, कुछ तुलनाएं करता है। जैसे विज्ञान का हवाला देकर बताता है कि रिजेक्शन का दर्द दिमाग में वैसे ही महसूस होता है जैसे हड्डी टूटने का दर्द, फ्रैक्चर जैसा दर्द। हाँ। फिर इतिहास की ओर मुड़ता है, याद दिलाता है कि काफ्का, वैन गॉग, नीत्शे जैसे कितने ही महान विचारक और कलाकार अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा निराशा में, अकेलेपन में गुजार गए, ये सोचते हुए कि दुनिया उन्हें समझती नहीं। वो कहते रहे, मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझे समझती नहीं। हाँ, लेकिन इसमें गहरी विडंबना छुपी है, जैसा स्रोत बताता है। क्या? अब जब वो चले गए, दुनिया उनके बिना जी नहीं पाई। उनके जाने के बाद दुनिया ने उनकी अहमियत समझी। ये तो सच है। यहीं पर स्रोत निराशा को सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक जाल कहता है, एक ट्रैप। एक जाल? हाँ, और इस जाल का नियम बहुत सीधा है, मगर क्रूर है। क्या नियम है? अगर तुम चलना बंद कर दो, तुम अंदर से मर जाते हो। अगर चलना बंद कर दो तो अंदर से मर जाते हो। और अगर तुम चलना जारी रखो, तुम लेजेंड बन जाते हो। और अगर चलते रहो तो लीजेंड बन जाते हो। ये तो जबरदस्त विरोधाभास है। बिल्कुल। या तो आप रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं और अंदर से मर जाते हैं, या फिर आप तमाम तकलीफों के बावजूद चलते रहते हैं, और इस चलने का नतीजा महानता भी हो सकता है। ये निराशा को एक ऐसे दौराहे पे ला खड़ा करता है जहाँ एक रास्ता आत्मविनाश है और दूसरा शायद इतिहास रचने का।
ये चुनाव की भयावहता को दिखाता है। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का, इस गहरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? ये स्रोत आखिर कहना क्या चाहता है? मुझे लगता है ये दिखाता है कि निराशा चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, हर इंसान से आखिर में एक ही सवाल पूछती है। क्या सवाल? Will you bury your soul alive or will you keep walking? क्या तुम अपनी रूह को जिंदा दफना दोगे या चलते रहोगे? हाँ, और इस स्रोत का किरदार उस अंधेरी रात के एक चरम निराशा भरे पल में एक निर्णय लेता है। क्या निर्णय? वो हार मानने से इनकार करता है। Not tonight, not ever। आज रात नहीं, कभी नहीं। ये एक चुनाव है, निराशा के खिलाफ एक विद्रोह। निश्चित रूप से ये स्रोत निराशा को मंजिल नहीं बल्कि सफर का एक बेहद अहम निर्णायक मोड़ मानता है। हाँ, ये दर्द को, तकलीफ को, हताशा को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है, उसे कम आंकने की कोशिश नहीं करता। सही बात है। लेकिन अंततः ये उस अंदरूनी जज्बे की, उस जिद्दी आवाज की हिमायत करता है जो हार मानने को तैयार नहीं। जैसा कि अंत में कहा गया है, अगर तुम अभी भी सांस ले रहे हो, मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर वो आदमी जिंदा है जो हारना नहीं चाहता। वो आदमी जिंदा है जो हारना नहीं चाहता। हाँ, ये उस लड़ने वाले जज्बे का सम्मान है जो शायद हर इंसान में कहीं ना कहीं सुलगता रहता है, चाहे हालात उसे कितना भी दबाने की कोशिश करें। ये उस ना हारने वाले इंसान का उत्सव है। बिल्कुल। शोध के आखिर में एक बहुत साफ बात कही गई है कि ये अंश पसंद आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लाइक या सब्सक्राइब करने की अपील नहीं है, बस एक बात याद रखने को कहा गया है। क्या? सिर्फ इतना याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो। हाँ, और अगर इस अनुभव को सुनकर या इस स्रोत को पढ़कर किसी के अंदर जरा सी भी चिंगारी जली हो, तो उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। सही। अगर इस चर्चा से तुम्हारी रूह में एक चिंगारी भी जली हो, तो उस चिंगारी को जिंदा रखना। उसे बुझने मत देना। निराशा के बावजूद ताकत पाने की बात कर रहा है, या निराशा का सामना करके उसके अंधेरे से गुजरकर ही ताकत हासिल करने की बात कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस नजरिए का किसी के अपने जीवन संघर्षों के लिए क्या मतलब हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।